हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंटिन्यूसली मुझसे रिपीटेशन में मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट्स बॉक्स में। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना देती हूँ, उसके बाद भी कुछ लोगों के क्वेरीज रह जाती है कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल्स में बताओ, या कोई स्कोर किसका चाहिए, क्या यहाँ पे जॉब्स का क्या रेट है, किस फील्ड में ज्यादा जॉब्स अच्छी मिल रही है, इजीली मिल सकती है, कोई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहा है तो वो सरवाइव कर सकता है कि नहीं, अकोमोडेशन का वीकली किसी के साथ वो शेयरिंग कर रहा है तो क्या चार्जेस होंगे। सो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हर क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जवाब दूंगी ताकि आपकी हर क्वेरी ही कंप्लीट हो जाए। इसमें आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएं। सो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर पूरे अच्छे से नहीं सुनते हो किसी का या नहीं पढ़ते हो कहीं से, तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो वही चीज है, अगर आप उसके बारे में डिटेल में हर चीज आपको पता होगी तो आप उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च अपनी कर सकते हो, अगर आपको फर्दर फ्यूचर में करनी है तो। सो टाइम वेस्ट किए बिना पहला क्वेश्चन में स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, कोई पूछ रहा है कि उसकी वाइफ यहाँ पे स्टडी वीजा पे आई हुई है और वो उसके साथ आ रहा है डिपेंडेंट वीजा पे। क्या वो काम कर सकता है कि नहीं, या अगर आप अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ किसी भी कंट्री में जा रहे हो, जैसे स्पेसिफिक हम न्यूजीलैंड की बात करें तो आप डिपेंडेंट वीजा पे आते हो, आप जितना मर्जी चाहे यहाँ पे काम कर सकते हो, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। आपको 10 घंटे करना है, 20 घंटे करना है, 80 घंटे करना है, किसके साथ काम करना है, कितने रेट पे काम करना है, आप सब काम कर सकते हो। और सिर्फ बट आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड स्टडी वीजा पे आया है, उसका स्टूडेंट वीजा होगा तो वो सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकता है। बट अपनी वोकेशंस पे या पब्लिक हॉलीडेज पे वो जितना मर्जी चाहे काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो कि अपनी एक सेमेस्टर की फीस पे करके आते हैं, और यहाँ आने के बाद वो फुल टाइम काम करते हैं अपने वोकेशंस पे, तो वो अपने सेकेंड सेमेस्टर की फीस निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी अपने ऐसे ही किया था कि वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भर के आई थी, सेकंड सेमेस्टर उसको 12-13 हज़ार डॉलर शायद नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस जमा करनी थी। बट विद इन 1 और आई थिंक 2-3 महीने के अंदर उसने 12-13 हज़ार डॉलर जमा कर लिए थे यहाँ पे फुल टाइम काम करके। तो आप अपनी वेकेशंस पे, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो उन पे फुल टाइम काम कर सकते हो। जिस दिन आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज लग रहे हैं तब आप अपना 20 घंटे काम कर सकते हो। बट अगर आपका जो स्पाउस है, जो वो डिपेंडेंट वीजा पे आया है, वो जितना मर्जी चाहे ऑल ओवर द न्यूजीलैंड काम कर सकता है, किसी के साथ भी, मीडियम पे, मिनिमम पे, कहीं पे भी काम कर सकता है। कोई बाउंडेशंस नहीं है उसके ऊपर। 20 घंटे, 80 घंटे, जितना मर्जी उसका दिल करे उतना काम कर सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें कि एक टीचिंग जॉब्स का क्या यहाँ पे सिनेरियो है, कोई एक फैमिली अगर यहाँ पे आ रही है तो वो सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, उसके क्या ऑप्शंस है। अगर हम टीचिंग जॉब्स की बात करें, यहाँ पे टीचर्स बहुत कम है न्यूजीलैंड के अंदर। अभी रिसेंटली है कि काफी सारे लोग अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि मिनिमम जो सैलरी जो चाइल्डहुड की स्टार्ट होती है वो $29 है। जब आप कोर्स कर रहे हो उसके साथ साथ भी अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो वो 29 आवर्स रेट आपको देंगे, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो किसी के लिए। और अगर आप सपोज यहाँ पे लेवल 6 का, 7 का, 8 का जो भी मास्टर्स या बैचलर्स लेके आ रहे हो अर्ली चाइल्डहुड की, तो आपकी जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका रेट 31-32 इसके अराउंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपका पे रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज के लिए सर्टिफाइड हो जाते हो। और अगर आप इंडिया में भी टीचर्स थे और आप यहाँ पे भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा कि अपनी इंडिया से अपनी स्टडी हो गया या अपने एक्सपीरियंस को वेरीफाई करवाना है। वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, एक शायद पता नहीं कोड देंगे, ऐसा कुछ है, वो वहां से आपको सर्टिफिकेट देंगे। वो यहाँ पे आप न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को सबमिट करोगे, इमिग्रेशन को, वो आपको सर्टिफाइड कर देगी, जिससे भी आप यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर सकते हो विदाउट कोई आप अपनी स्टडी लिए बिना। क्योंकि अगर आपका स्पाउस यहाँ पे परमानेंट है या फिर सिटीजन है और आप चाहते हो, या फिर कोई स्टूडेंट वीजा पे, डिपेंडेंट वीजा पे यहाँ पे आ रहा है,
आप चाहते हो आप इंडिया में भी टीचर थे और यहाँ पे भी टीचर बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और आपकी स्टडी वेरीफाई करवानी है इंडिया से, और वो सब चीजें कोड आपको देंगे, वो सर्टिफाइड करेंगे, और फिर वो यहाँ की इमिग्रेशन को आप सबमिट करो, फिर आप अपना यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर सकते हो किसी भी स्कूल में, कॉलेज में। और उसका पे रेट भी काफी अच्छा है, मतलब मिनिमम स्टार्टिंग वही है, $30-31, 28। ये ऐसे नहीं है कि आपको वो 23 आवर देंगे, नहीं, क्योंकि आप उस चीज के लिए भी सर्टिफाइड हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपको अच्छा खासा पे रेट यहाँ पे मिल जाएगा और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें, मैम मेरे पास इंडिया का 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मैं ऑकलैंड में आना चाहता हूँ, मुझे डिप्लोमा लेना पड़ेगा कि नहीं? या सेम क्वेश्चन यही है कि अगर आप इंडिया में मतलब टीचर थे और यहाँ पे आके अगर आपको स्टडी लेनी है तो आप कोई भी स्टडी यहाँ पे ले सकते हो लेवल्स की, 6, 7, 8 जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी लो और यहाँ पे वो स्टडी कंप्लीट करो, उसके साथ साथ आप 20 घंटे काम करो, जो कि आपका 28-29 से स्टार्टिंग होगा। एक बहुत अच्छा अमाउंट है न्यूजीलैंड में जॉब्स को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप सर्टिफाइड हो जाओगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, तो वही आपका वीजा भी करवा देते हैं। ऐसा भी है कि वो आपका 2 साल का 3 साल का वीजा करवा देंगे, उसके बाद आपको 31-32 पे रेट वो आपको देंगे जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होगी। तो बेस्ट ऑप्शन है वो भी करियर के लिए, और उससे आप डायरेक्ट पीआर हो सकते हो, क्योंकि शायद आपको अभी न्यूजीलैंड का रूल है कि आपने 7 अगर लेवल 7 किया है यहाँ पे अर्ली चाइल्ड में या किसी में मतलब टीचिंग में, और आपने 2 साल जॉब की है, तो उसके बाद आप पीआर ले सकते हो यहाँ पे। सो थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें, व्हाट इज द मिनिमम पीटी स्कोर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग जॉब इन न्यूजीलैंड फॉर इंडियन टीचर्स? अगर आप इंडिया में टीचर थे और यहाँ पे आके भी आपको दोबारा टीचिंग करनी है, तो आपको आपकी स्टडी और एक्सपीरियंस तो वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा, बट आपको पीटी में या आईएलटीएस में 7 ईच भी चाहिएगा। ओवरऑल 7 नहीं, 7 ईच न्यूजीलैंड गवर्नमेंट मांगती है कि आपका हेल्थ केयर हो गया या फिर आपकी टीचिंग लाइन होगी, ये ऐसे होती है क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश मैंडेटरी हो जाती है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी ही होनी चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे है कि आपको 7 ईच बैंड आपके हर मॉड्यूल में आने चाहिए। स्पीकिंग में भी 7, राइटिंग में भी 7, लिसनिंग में भी 7 और रीडिंग में भी 7, मतलब 4 मॉड्यूल्स होते हैं। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग सारों में 7-7 मतलब बैंड होने चाहिए। ओवरऑल भी 7 और 7 ईच भी होने चाहिए। नर्सिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टीचर हो गया, इन सब के लिए 7 ईच बैंड चाहिए होते हैं। सो फिफ्थ अगर हम क्वेश्चन बात करें कि गुजरात में हूँ मैं, आई एम कमिंग टू न्यूजीलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड बाय वीजा ऑफिसर, दे आर सेइंग आई एम इन इंडिया। अगर आप इंडिया में फीस चार्ज आपकी 40,000 है वीजा अप्लाई करने की, और यहाँ आने के बाद आपकी 2 लाख न्यूजीलैंड सैलरी मिल जाएगी आपको। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है कि अगर मतलब इंडिया का सीन बहुत अलग है। इंडिया में क्या होता है कि हम महीने में 20-30 हजार भी कमा रहे हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छा अमाउंट कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सुनते हैं हमें मतलब कि अगर हम किसी से अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वो बोले कि तुम्हें 2 लाख सैलरी न्यूजीलैंड की मंथली मिलेगी, तो हमें लगता है 2 लाख मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब मिलेगी 2 लाख, बट 2 लाख कुछ भी नहीं है न्यूजीलैंड के अंदर। अगर आप 40 घंटे काम कर रहे हो तो 40 घंटे काम कर रहे हो तो आपकी 800-850 वीकली आती है, जो कि अराउंड 50,000 हो जाती है। तो 4 हफ्ते होते हैं तो अराउंड 2 लाख आराम से मिनिमम मिल जाती है, वो भी मिनिमम वेजेस 23 मिनिमम है। 23 पे अगर आप वीकली 40 घंटे कर रहे हो तो आप मंथली 2 लाख आराम से कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो ये मत सोचो कि किसी अपने एजेंट ने बोला है आप 40 लाख हमें दो, या मतलब 40,000 आपकी फीस लगेगी, हम ये वीजा आपको दिला देंगे, वहां पे आपको 2-3 लाख सैलरी महीने की मिलेगी। तो ये बेसिक है यहाँ पे। जब आप उन एजेंट पैसे नहीं लेगा, कोई जेन्युइन एजेंट होगा, वो आपसे बीच में पैसे में नहीं लेगा कि मुझे 5 लाख दो, 10 लाख दो, मैं तुम्हारा उसके साथ वीजा करवा दूंगा, आप वहां पे मंथली आप 2 लाख 3 लाख आपकी सैलरी होगी, हम इतना आपको पे रेट मतलब करेंगे, सब चीजें आपका उसके अंदर फूड भी इंक्लूड होगा, अकोमोडेशन भी इंक्लूड होगी। मतलब काफी सारे ये फ्रॉड्स भी निकल जाते हैं मेरे साथ, मतलब जो मेरे साथ फ्रेंड्स है मेरे, उनके साथ ये हुआ है। वो वर्क वीजा पे यहाँ पे आए हैं, उन्होंने 10-10 लाख भी फीस दी है डायरेक्ट, वो वर्क वीजा पे यहाँ पे आए हैं। उसके बाद 2 महीना 3 महीना उनको काम मिला है, वो भी 23 पे। उनको बोला गया था कि 30 आवरली हम आपको देंगे, बट 23 मिल रहा है उनको, वो भी स्टार्टिंग के 1-2-3 महीने के लिए।
उनको जॉब दी, उनको मतलब उस टाइम यूँ लगा कि हाँ अच्छा लाइफ चल रहा है, हमने अच्छा इन्वेस्ट किया है, या मतलब हमने ये गलती नहीं की है यहाँ पे आने के बाद। बट 2-3 महीने के बाद वो क्या बोलेंगे कि हमारे पास काम नहीं है, तुम अपना और कोई काम ढूंढ लो। तो उससे अच्छा है कि अगर आप आना ही है आपको, तो आप कोई छोटी मोटी स्टडी लेके आ सकते हो, कोई भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने 12th की है, बैचलर्स की इंडिया में, तो आप कोई छोटी मोटी स्टडी यहाँ पे लेके आ सकते हो। यूनिवर्सिटीज की फीस ज्यादा होती है, आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि जो वो कि 1 साल का होता है, 12-13 लाख आपके रुपए लगेंगे। उसके बाद आपको 2-3 साल का ओपन वीजा मिलेगा, उसमें चाहे जितना चाहे मर्जी आप काम कर सकते हो। बट आप बंध जाओगे किसी के साथ यहाँ पे, उस वीजा के थ्रू यहाँ पे आओगे, तो आप उन्हीं के साथ काम कर सकते हो, किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ न्यूजीलैंड में काम नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो यही है कि आप, अगर आपका मतलब है कि आपको आना ही है, उस कंट्री में जाना ही है, आपका मन है, आपने बना लिया है, तो कोई स्टूडेंट वीजा पे आओ, कोई स्टडी लेके, रादर देन कि आप किसी एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पे आओ। एम्प्लॉयर के साथ अगर आपको आना है तो आपका एक अच्छा पैकेज होना चाहिए, आपके पास इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट दे आपको वो साल का, और 30 घंटे मतलब वीकली आपको कॉन्ट्रैक्ट दे। ऐसा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बट 30 घंटे आपका वीकली भी होना चाहिए। जैसे कि एक वीक में आपको मिनिमम 30 घंटे वो देगा ही, और आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इतना पे रेट है। वो ऑफर लेटर लेने के बाद भी आपको उस कंपनी के बारे में वेरीफाई करना है उनकी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स यहाँ पे होते हैं। छोटी मोटी कंपनी यहाँ पे खोल लेते हैं जो लोग पर मतलब सिटीजन यहाँ पे या रेजिडेंट हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम इंडिया से हम इतने बंदे बुला रहे हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, उनको काम बाद में नहीं मिलता है, और फिर मतलब पूरा क्योज है, क्योंकि किसी और के साथ फिर आप काम कर नहीं पाओगे, और आपने पैसे भी उनको 10-15 लाख रुपए दे दिए हैं ना, आप दोबारा स्टडी डालने के लायक, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये गुड ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट वीजा पे आओ, कोई स्टडी लेके, बेस्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं, मैम मेरा 3 साल का AW वीजा है एज अ ट्रक ड्राइवर लेवल 4, क्या मेरी PR हो सकती है? हाँ, ट्रक ड्राइवर में भी ऐसा है कि आपने 2 साल काम करना है मीडियन वेज पे 32 पे, और उसके बाद आपकी PR हो सकती है। और आई थिंक अब ये भी हो गया है कि आपको IELTS या PT का एग्जाम भी देना आई थिंक जरूरी है, नहीं मतलब ये रूल चेंज हुआ है, मुझे अभी याद नहीं है, बट उनको मैंडेटरी नहीं है कि आपको PT या IELTS का स्कोर देना है। आई थिंक मैंडेटरी है, मतलब है ऑप्शन ये कि शायद आपको देना है नहीं देना है, थोड़ा सा अभी रूल चेंज हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट 2 साल के बाद आप PR हो सकते हो, ये भी एक कैटेगरी है न्यूजीलैंड के अंदर। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट में हो, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर हो, और आपने 2 साल यहाँ पे काम किया है एज अ ट्रक ड्राइवर, तो आप PR हो सकते हो, बट वो मिनिमम पे नहीं, मीडियन वेज होना चाहिए आपका 31। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग जॉब्स के बारे में वीडियो बनाए। टीचिंग जॉब्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, बट बेस्ट ऑप्शन है अगर आप टीचर इंडिया में थे और यहाँ पे आप आना चाहते हो, तो एक कोई भी आप यहाँ पे कोर्स ले सकते हो, मास्टर्स होगी, बैचलर्स होगी, जिससे कि आप यहाँ पे अपना अच्छा से खासा करियर स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 साल बाद आपकी PR होगी ही होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो बेस्ट ऑप्शन है टीचर्स तो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन you cannot bring prescription क्या हम मेडिसिन ला सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन? अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो, स्टूडेंट वीजा पे हो या फिर वर्क वीजा पे हो, तो आप एक लिमिटेड मतलब दवाइयाँ अपने साथ लेके आ सकते हो, उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो मतलब इमिग्रेशन चेक नहीं करता है आपका, बट इन केस अगर उन्होंने चेक किया तो आपके पास उस सारी दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और मतलब 2-3 महीने के अकॉर्डिंग आप दवाई ला सकते हो, ऐसे नहीं पूरा ढेर भर के ला सकते हो, नहीं। एक पर्सन के लिए 2-3 महीने में कितनी दवाइयां यहाँ पे जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग एक लिमिट होती है, उसके उतनी ही लानी है। ऐसे नहीं कि बैग भर भर के हम दवाइयां ला सकते, वो इलीगल हो जाएगा यहाँ पे। बट एक लिमिटेड अमाउंट में आप दवाइयां ला सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आओ, क्योंकि इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ, ये दवाइयां हैं, उनसे दवाइयां लो और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। तो ये आप कितनी भी चाहे दवाइयां ला सकते हो, बट एक लिमिट में, जितना आप 2-3 महीने में सर्वाइव कर सकते हो, उतनी दवाइयां आप डेफिनेटली इंडिया से लेके आ सकते हो न्यूजीलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें,
तो एक अगर हम इंडियन फैमिली किसी के साथ स्टे कर रही है, उसका फूड और यूटेंसिल्स अकोमोडेशन सारी क्लियर हो रही है, उसके अंदर इंक्लूड हो रही है, वो 350 वीकली दे रहे हैं। तो अगर एक फैमिली है तो फैमिली का यहाँ पे अलग है, एक अकेले पर्सन का यहाँ पे खर्चा अलग होता है, क्योंकि एक अकेला पर्सन है तो वो उसका होता है कि एक वीकली है उसका 200 से $250 लग जाता है। बट आप एक फैमिली के साथ हो तो आप पर्सन भी ज्यादा हो, तो उसका रेंट हो गया या फिर उसका ग्रोसरीज का अलग रेट चला जाता है। 350 आई थिंक 350 एक फैमिली के लिए इनफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड 2 बंदे भी रहते हैं हम, तो हमारा वीकली $500 लग जाता है, बिल्कुल बचा बचा के भी, बिल्कुल कम खर्चा करके, कि मिनिमम है कि हम बाहर से नहीं खाते हैं, हम खुद ही हर रोज सारा खाना घर बनाते हैं, एक टाइम खाते हैं और एक टाइम अपने काम पे खा लेते हैं। तो मतलब उसके बाद भी हमारा 300 तो डायरेक्ट रेंट चला जाता है। उसके बाद हमारे बिल्स हो गए, या हमने कोई ट्रांसपोर्ट यूज किया है, हमने मतलब ग्रोसरीज हो गया, ग्रोसरीज का भी 100 से $150 आपका लगेगा ही लगेगा, कितना भी आप ट्राई कर लेना, क्योंकि वो मिनिमम है। अब उससे कम तो खाई, क्योंकि अगर उससे कम आपकी डाइट अगर हो जाएगी तो फिर आप बीमार हो जाओगे, फिर आपको अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लो। अगर $50-100 ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप वो बाद में रिकवर कर सकते हो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो न्यूजीलैंड के अंदर। बट अगर आप बीमार हो गए तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर आपको छुट्टियां लेनी पड़ेगी, तो मतलब बात वहीं जाके आके पड़ जाती है। तो आप प्लीज हेल्दी डाइट लो अच्छे से, और एक फैमिली है तो उसका $500 लग जाता है, अगर 350 में आपका हो रहा है तो बेस्ट है। बट फैमिली के लिए अगर कपल्स भी यहाँ पे रह रहे हैं तो उसका 400-500 तो लगेगा ही लगेगा, ये मिनिमम है। बट एक सिंगल पर्सन के लिए 200 से $250 में एक वीक का खर्चा निकल जाएगा, अकोमोडेशन प्लस फूड और प्लस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वीकली हम ऐसा होता है कि 1-2 बार जा रहे हैं, अगर आपका काम का अलग है, दूर है तो उसका अलग होगा। बट आपका आसपास में काम है, फूड्स वगैरह सारा, तो 200 से 250 में इंक्लूड मतलब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग का क्या स्कोप है न्यूजीलैंड के अंदर। सो न्यूजीलैंड के अंदर अकाउंटिंग का मुझे इतना स्कोप ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि ना ही तो ये ग्रीन लिस्ट में आता है। अगर आप एक सीए हो प्रॉपर न्यूज इंडिया के अंदर, फिर आप यहाँ पे आ रहे हो, मे बी उसके बाद कोई ऑप्शंस होंगे, बट अभी तक जो मेरी रिसर्च रही है उसमें मैंने कहीं भी अकाउंटिंग का नाम नहीं सुना है कि अकाउंटिंग का यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, या उसके जॉब्स के मिलने के चांसेस कैसे हैं। मे बी यहाँ पे फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी है, मे बी अगर आपकी वहां पे जॉब लग जाती है तो मे बी आपकी अच्छी आप मतलब कमा सकते हो और पीआर हो सकते हो मे बी। बट मुझे पर्सनली नहीं पता इसके बारे में अकाउंट, क्योंकि मैंने बहुत कम सुना है अकाउंटिंग के बारे में कि यहाँ पे करियर के लिए अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। सो मुझे ये चीज अभी नहीं क्लियर, तो मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगी, तो आप उसका अपने एम्प्लॉयर से या फिर आप गूगल से सर्च कर सकते हो। सो अगर नेक्स्ट हम बात करें हाउ टू चेंज एक्रेडिटेड वर्क वीजा इनटू ओपन वर्क वीजा। सो अगर आप इंडिया से एक्रेडिट एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पे आए हो, तो अगर आपको चेंज करना है ओपन वीजा में, वो कैसे करोगे। उसके 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उसके साथ काम करके आपको वो मीडियम वेज पे कर रहा है, आपने 1-2 साल बाद वो स्किल्ड कैटेगरी में आप यहाँ पे आए थे, जैसे कोई शेफ है। शेफ क्या है कि यहाँ पे जरूरत है वो स्किल्ड कैटेगरी में काउंट होता है। अगर आप शेफ थे यहाँ पे, या कोई और मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया, आपने 1-2 साल काम किया, उसके बाद आप पीआर हो गए। अगर यहाँ पे आप कोई भी XYZ दूसरी कंपनीज या फिर जॉब्स के साथ यहाँ पे आए हो, तो उसका थोड़ा सा है कि आपको वो 1 साल का 2 साल का उन्होंने वीजा लगाया, उसके अंदर आपका कोई चांस नहीं बना। तो क्या है कि बेस्ट ऑप्शन यही होगा, दोबारा आपको ये अपनी स्टडी डाल लो, फिर आपका ओपन वीजा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक मुझे ये 2 ही ऑप्शंस पता है, या तो आप उनके साथ पीआर हो जाओ, वो आपको वीजा स्पॉन्सर करे, या फिर अगेन आप किसी एम्प्लॉयर को ढूंढो जो आपका वीजा स्पॉन्सर करे 1-2 साल का, उसके अंदर आप अच्छी सी जॉब ढूंढ के उनके साथ उसको, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपको पीआर चाहिए, आप किसी एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हो, तो इमिग्रेशन को एक लेटर चाहिए होता है कि इस बंदे की हमें जरूरत है इन फ्यूचर भी। वो लेटर आप इमिग्रेशन को सबमिट करते हो तो आपकी मतलब पीआर के चांसेस बढ़ते हैं। अदरवाइज मतलब वही है कि आप 2 साल वही मिनिमम पे, मीडियम पे जो भी आपको वो पीरियड दे रहा है उनके साथ काम करो, आपका वीजा खत्म हो गया, आप इंडिया वापस चले जाओ। या फिर आपका वीजा खत्म होने वाला है, आप अपनी वाइफ की होगी या पार्टनर के साथ आए स्टडी वीजा डाल सकते हो, जिससे कि आपका ओपन वर्क वीजा मिल जाए।
सो यही दो ऑप्शंस हैं, बट ट्राई करो ओपन वर्क वीजा के लिए। आप अपनी स्टडी ले लो, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप जो मर्जी चाहे अपनी स्टडी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिनकी न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके अंदर आप स्टडी लो, उसके बाद वहां पे काम करो, मिनिमम पे, मीडियम पे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, और अपनी पीआर लो। सो यही ऑप्शंस हैं। और अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो वो जिनके क्लियर नहीं हुए हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगी। अदरवाइज कोई फ्यूचर में अगर दोबारा से वीडियो बना दूंगी मैं डिटेल्स क्वेश्चंस की, क्योंकि इतना टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइप करने में काफी बार समझ में भी नहीं आता लोगों को। सो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, बट मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चला हुआ था, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, वीजाज का हम सीन चल रहा था, जॉब्स का तो सारा चल रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी बिजी थी और इतने टाइम तक वीडियो नहीं डाल पाई। बट ये डिटेल्स वीडियो है, जितने भी क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं जिनकी ज्यादा जरूरत थी कि हमें इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। सो वीडियो को प्लीज देखें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, जिनके भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, ताकि उनकी क्वेरीज कंप्लीट हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।